अभी तक आपने कुल कितनी लड़कियों को बचाया है उत्तराखंड से? औसतन कितनी लड़कियां लापता हो रही हैं? इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है या जैसे कोई लड़कियों ने फेसबुक व्हाट्सएप जैसे माध्यम मिल गए हैं उसके कारण लड़कियां लापता हो रही हैं? उत्तराखंड सरकार क्या ऐसे मामलों के लिए गंभीर रहती है? मानव तस्करी में नंबर 1 पे चला रहा है उत्तराखंड। एज ए नागरिक, एज ए माता पिता, हमको क्या करना चाहिए ताकि हमारी बेटियां ऐसे दुष्चक्र में ना फंसे? चर्चा भी चलती है कि जब से बेटियों को मोबाइल दिए हैं थोड़ा माहौल खराब हो गया है, तो क्या इस तथ्य को इससे जोड़ा जा सकता है? वर्तमान डीजीपी ही अशोक कुमार जी संवेदनशील है मानव तस्करी को लेकर। पी रेणुका हैं जो डीआईजी एसटीएफ हैं। ये मेरा प्यारा उत्तराखंड, ऊंचे पहाड़, सीढ़ीदार खेत और यहाँ की प्यारी बेटियां हर साल लापता हो रही हैं, 800 से 1000। लेकिन उत्तराखंड सरकार को कोई चिंता नहीं है। एक्टिविस्ट ज्ञानेंद्र कुमार जी का मैंने इंटरव्यू लिया है, सुनिए इस इंटरव्यू को और उस पीड़ा को महसूस करें कि हमारी बेटियों को बचाएगा कौन। हम तो पलायन करके मैदानों की तरफ आ गए हैं, पर हमारी बेटियां पलायन तो कर रही हैं लेकिन कोठों में जा रही हैं। उन्हें बचाने के लिए किसी को तो आगे आना होगा। देखिए इस इंटरव्यू। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने वो शख्स मौजूद है उत्तराखंड में। ये एक वरदान बन गया है उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए जिनका कोई अपना वारिस नहीं है। इसलिए क्योंकि हमारे उत्तराखंड की सरकारें और प्रशासन इस समय मौन है, खासकर जब लड़कियां गायब होती हैं। तो मसीहा बन के आए हैं ज्ञानेंद्र कुमार जी। सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में रहने का क्या कारण है आपका, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत नुकसान हो रहा है हमारे उत्तराखंड का। देखिए पिछले काफ़ी लंबे समय से बीमार चल ही रहा हूँ, अस्वस्थ चल ही रहा हूँ और काफ़ी कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनके चलते बार बार अस्पताल आना पड़ता है। अभी भी ये आपका वो है कि आप अस्पताल में इंटरव्यू करने आए मेरा। देखिए दरअसल ये वो व्यक्ति हैं जो मेरे लिए तो प्रेरणा स्रोत है और आदरणीय पूजनीय भी है, सबके लिए होंगे जब आप इनके इंटरव्यू को आज ढंग से देख पाएंगे। सर अभी तक आपने कुल कितनी लड़कियों को बचाया है और कितनी दूर तक, यानी कहाँ कहाँ हिंदुस्तान की किस कोने तक पहुंचकर बचाया है? देखिए खाली भारत ही नहीं, मैंने मलेशिया, यूएई और नेपाल, बांग्लादेश और भी कई देशों में लड़कियों को रेस्क्यू किया है। और अगर टोटल महिलाओं, लड़की और बच्चों को रेस्क्यू देखा जाए तो 2600 से अधिक रेस्क्यू ऑपरेशन मेरे हैं। सर आज की तारीख में अगर बात करें तो लगभग उत्तराखंड से औसतन कितनी लड़कियां लापता हो रही हैं पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, और एक्टिविस्ट आपके आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए पुलिस के आंकड़े जाहिर सी बात है कि रिपोर्टिंग काफ़ी कम होती है। लोग जो माँ बाप हैं वो सामाजिक वर्जनाओं की वजह से कई केसेस में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं और भी कई इस तरीके की घटनाएं आती हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे यहाँ से 600 से 700 लड़कियाँ प्रति वर्ष संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो रही हैं। सर ये जो गायब हो रही है इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है या जैसे कोई लड़कियों ने फेसबुक व्हाट्सएप जैसे माध्यम मिल गए हैं उसके कारण लड़कियां लापता हो रही हैं प्रेम जाल में फंसकर? देखिए मानव तस्करी में आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है और लोग जो हैं वो अपनी छद्म पहचान बताकर, छद्म धार्मिक मान्यताएं बताकर, छद्म तरीके से अपनी आइडेंटिटी जाहिर करके लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और उसके बाद वो लड़कियां लापता हो जाती हैं। जब तक बरामदगी ना हो जाए तब तक ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि ये मानव तस्करी का शिकार हुई हैं या नहीं हुई हैं। और अभी तक बरामदगी चूँकि बहुत कम लड़कियों की है तो इसलिए ये संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है कि ये मानव तस्करी का शिकार हुई है। उत्तराखंड सरकार क्या ऐसे मामलों के लिए गंभीर रहती है? सरकार तो बिल्कुल गंभीर नहीं है। ना हम इस सरकार ने कोई इसको लेके पॉलिसी बनाई है, ना ये सरकार के पास ऐसी कोई ठोस नीति है कि वो मानव तस्करी को रोक सके। जो कुछ कर पा रही है पुलिस कर पा रही है। अब पुलिस के भी संसाधन सीमित ही हैं, फोर्स कम है, थानों में फोर्स कम है, कर्मचारी पे, एक अधिकारी पे दसियों तरीके की ड्यूटियों का बोझ है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस भी उतना नहीं कर पाती है जितना उससे अपेक्षित है किया जाना। फिर भी प्रयास तो पुलिस तो प्रयास कर रही है, लेकिन जहाँ तक सवाल है प्रशासनिक लेवल पे और सरकार लेवल पे वो शून्य दिखाई दे रहा है।
अच्छा, ऐसे में तो पुलिस वालों पे बहुत ज्यादा निरस्ता आ जाती होगी काम पर, कि वो क्या सोचते होंगे कि यार काम करें, ऊपर से दबाव आ रहा है, हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करें, यानी कि पुलिस दबाव में रहती होगी अनौपचारिक तौर से। देखिए, संसाधन सीमित हैं उसके पास। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हर ज़िले में इन्होंने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बना दी है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों पर और गृह मंत्रालय के अंतर्गत बनाई गई है, जिसमें प्रदेश की पुलिस को शामिल किया जाता है। अब किसी यूनिट में 2 लोग हैं, किसी में 1 है। जो कंप्लीट ढांचे वाली यूनिट हैं वो इक्का दुक्का यूनिट्स हैं, और उनमें जो संसाधन होने चाहिए, जो संसाधन गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देशित हैं, वो संसाधन किसी के पास नहीं है। जो यूनिट्स में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको मेला ठेला ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी, ट्रैफिक ड्यूटी, सारी ड्यूटी सौंप दी जा रही हैं। जबकि मानव तस्करी एक विशिष्ट तरीके का अपराध है और इसमें 24 घंटे तत्पर रहना चाहिए पुलिस टीम को, जो इसकी यूनिट्स हैं। लेकिन इनकी यूनिट से और बहुत सारे काम लिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई एफिशिएंसी तो प्रभावित होती ही होती है और काम करने का मन भी नहीं करता है। फिर जो मतलब इस तरीके की टास्क फोर्स, हमारी स्पेशल टास्क फोर्स है ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट वाली। सर, जितने अगर हम पूरे देश की बात करें तो उत्तराखंड में लड़कियों के लापता होने का रेशियो ज्यादा है अन्य राज्यों की तुलना में या कम है? यहाँ की आबादी भी तो कम है, तो आबादी कम है तो जाहिर सी बात है कि केस कम होंगे। लेकिन अगर आबादी के स्तर की बात करें तो उसके आधार पर वो ज्यादा कह सकते हैं। देखिए, वधु तस्करी का जहाँ तक सवाल है, जहाँ शादी के नाम पे मानव तस्करी होती है, तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से वहाँ पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पे है उत्तराखंड। देखिए, यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमारे उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व तो कम है, उसके बावजूद उसके आधार पर अगर हम बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा लड़कियां लापता हो रही हैं और बंगाल की तुलना में ये दूसरे नंबर पर। हाँ, वधु तस्करी के मामले में। फिर दूसरी बात ये कि जो 10 हिमालयी राज्य हैं उनमें पिछले कई वर्षों से मानव तस्करी में नंबर 1 पे चला आ रहा है उत्तराखंड। ये तो एनसीआरबी के डाटा हैं, मेरे डाटा नहीं हैं। ये तो केंद्रीय जो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके डाटाज हैं ये तो, कि पिछले 5 वर्षों से 6 वर्षों से लगातार नंबर 1 पे चला आ रहा है उत्तराखंड मानव तस्करी के मामलों में। देखिए, शासन प्रशासन ढीला रवैया है। एज ए नागरिक, एज ए माता पिता, हमको क्या करना चाहिए ताकि हमारी बेटियां ऐसे दुष्चक्र में ना फंसे और ना ही लापता हों? देखिए, वधु तस्करी में तो अभिभावक बहुत बड़ी इसमें भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में वो इन्वॉल्व रहते हैं और इसीलिए केस रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो बाकी तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जैसे शादी के, जैसे प्यार के नाम पे मानव तस्करी कर ली गई, उसमें एक इन्होंने इतनी विशिष्ट मॉडस ऑफ ऑपरेंडी बना रखी है ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने, कि ये सब्जेक्ट को, यानी पीड़ित को, जो लड़की को, ये समाज से आइसोलेट करते हैं। ये इस हद तक आइसोलेट करते हैं कि वो लड़की किससे मिल रही है, किससे जुल रही है, किसके पास जा रही है, किसके पास आ रही है, ये बात वो अपनी खास सहेली, परिवार, किसी को नहीं बताती है। ये इस तरीके के उससे ग्रूम कर देते हैं, तो इसलिए जानकारी मुश्किल हो जाती है। और थोड़ा सा माँ बाप को ध्यान तो देना ही चाहिए कि लड़की की गतिविधियों में अगर जरा भी परिवर्तन आ रहा है तो फौरन अवेयर हों उसके लिए। सर, जैसे कई बार चर्चा भी चलती है कि जब से बेटी को मोबाइल दिए हैं थोड़ा माहौल खराब हो गया है, तो क्या इस तथ्य को इससे जोड़ा जा सकता है? देखिए, मोबाइल से माहौल खराब होने को मैं नहीं करता, मोबाइल के और भी सदुपयोग भी हैं, लेकिन हाँ ये है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग भी तो इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो इससे दुरुपयोग जो हो रहा है वो ज़्यादा गंभीर है, उसके परिणाम ज़्यादा गंभीर रूप से सामने आ रहे हैं। सर, मैं तो बोलता हूँ लोगों से कि अगर आपकी बेटी ने अपने मोबाइल में लॉक लगाना शुरू कर दिया है और दूसरा अगर मोबाइल रिंग ऑफ रह रहा है उसका, तो खतरे की घंटी है, थोड़ा सावधान रहा कीजिए, है ना। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, एक चीज मुझे और जाननी है, उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन से आप तो जुड़े रहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति या पुलिस नेता में या वो जिसने वास्तव में आपको लगा हो कि ये व्यक्ति जो है वास्तव में संजीदा था? देखिए, ऐसे बहुत सारे अधिकारी रहे हैं पुलिस में कि जो मानव तस्करी को लेके संजीदा रहे हैं, और मैं उनका नाम भी बहुत गर्व से लेना चाहूँगा। जैसे वर्तमान डीजीपी ही हैं अशोक कुमार जी,
वो बहुत संवेदनशील हैं मानव तस्करी को लेके, काफ़ी प्रयास भी करते हैं। पी रेणुका हैं जो DIG STF हैं शायद इस समय, वो बहुत गंभीर हैं। मुख्तार मोहसिन साहब जो इस समय DIG जो निदेशक ट्रैफिक हैं, वो बहुत संजीदा अधिकारी रहे हैं, कई जनपदों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वर्तमान जो देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, वो बहुत संवेदनशील अधिकारी हैं। एक इस समय SP देहात या किसी पद पे तैनात हैं रुड़की में, स्वप्न किशोर सिंह, वो बहुत गंभीर अधिकारी हैं मानव तस्करी को लेकर, जो जानकार हैं इस फील्ड के। अच्छा सर, एक चीज मुझे और जाननी है इस विषय पर, जब भी आप कोई केस को सॉल्व कर देते हैं तो उस समय क्या उनकी खुशी तो आपको पता ही है कि कैसी होती होगी, ऐसी स्थिति में जब वो केस लड़ते हैं कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को? देखिए, केस अमूमन जो हमारी रेस्क्यूड लड़कियां होती हैं तो प्रोसिक्यूशन की हेल्प हम लोग करा करते हैं। हमारा एक लीगल पैनल है और हम उसके मार्फत वो केस लड़ा करते हैं। सर, हमारे उत्तराखंड की बाकी NGO जो महिलाओं पर है, क्या वो वास्तव में इस मामले में संजीदा है, करती है वो कार्य? देखिए, मानव तस्करी में अकेला हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे प्रदेश में काम करता है और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अंतिम सवाल के साथ आपका इंटरव्यू खत्म हुआ। सर, अभी रेप पार्टी आप गए, वहां पे आपको सूचना कैसे मिली और बीमारी की हालत में आप वहां गए और उसके बाद दोबारा आपको एडमिट होना पड़ गया? देखिए, जब कोई सूचना मिलती है तो मुझे फिर अपना स्वास्थ्य याद नहीं रहता। हालांकि इस बार कीमत बहुत ज़्यादा गंभीर चुकानी पड़ी कि काफ़ी लंबा बीमार पड़ा और उस दिन ही रेट करते करते ही मेरी समझ में आ गया था कि मैं गंभीर परिस्थिति का शिकार हो चुका हूँ, मतलब गंभीर स्वास्थ्य समस्या का शिकार हो चुका हूँ। लेकिन वो सूचनाएं ग्रामीणों ने ही मुझे दी थी और आए दिन वहाँ रेप पार्टी होने की खबर थी। ये तक खबर लोगों ने दी कि स्थानीय थाने की इसमें मिली भगत है और इसीलिए जब ये बात पुलिस कप्तान को बताई गई तो उन्होंने पूरा गोपनीय इस ऑपरेशन को रखा। उसके बाद भी वहाँ से मौके से मुलजिम भाग पाने में कामयाब हो गए। कैसे कामयाब हो गए ये तो ईश्वर ही जाने। और अब जो भी कुछ उसमें प्रकरण को लेकर चल रहा है वो किसी भी तरह संतोषजनक नहीं है। ना ढंग से सीज करा गया है, ना अपराधियों को, जो अपराधी उसमें और शामिल थे उनके नाम शामिल करे गए हैं। एक मामले को 2 जगह NDPS और ITPA में बांट दिया गया और ITPA की जांच एक बहुत कर्मठ अधिकारी को दी गई, लेकिन उस अधिकारी पे ऑलरेडी वो विकास नगर कोतवाली का कोतवाल है जो कि बहुत बड़ी कोतवाली है, संवेदनशील कोतवाली है, व्यस्त कोतवाली है। वो कितना समय निकाल पाएगा एक इन्वेस्टिगेशन के लिए, जबकि आपके पास निरीक्षक रैंक के और भी कई अधिकारी मौजूद थे। आपको उनको जांच देनी चाहिए थी जो कि दोनों चीज़ों की जांच एक साथ कर लेता, कंपाइल करके जांच कर लेता, लेकिन आप लोगों ने नहीं करा। तो इसका मतलब ये बात महसूस हो रही है कि जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उनको उनके माथात अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। यानी कि ये इंटरव्यू आपको ये बताता है कि उत्तराखंड में शासन प्रशासन में महिला तस्करी को लेकर गंभीर नहीं है और साथ में इसके कितने दूरगामी दुष्चक्र वाले परिणाम आने वाले हैं ये देखना होगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देंगे शुक्रिया। अगले इंटरव्यू में जल्दी मिलेंगे। अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इतना लंबा इंटरव्यू मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने लिया है। अगला इंटरव्यू बहुत जल्द आपके साथ। रवि के बिंदास बोल देंगे शुक्रिया। और गगन कुमार जी, पर्सनली मैं आपको बहुत आदर सम्मान इसलिए देता हूँ कि उत्तराखंड में ऐसी शख्सियत है जिन्होंने वास्तव में हमारी बेटियों को बचाने का सफल प्रयास किया है। देखते रहिए रवि का बिंदास बोल।